सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय समास के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जो हिंदी व्याकरण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, ये समास सिर्फ आपके विद्यालय स्तर पर ही नहीं, बल्कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे समास से प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों, हम लोग पहले ये देखते हैं कि समास किसे कहते हैं। सबसे पहले समास की परिभाषा को देखने से पहले हम ये जानेंगे कि समास का अर्थ क्या है। सम आस, सम जो है वो उपसर्ग है और अस जो है वो धातु है। तो अस धातु में सम उपसर्ग जुड़ने से क्या बनता है? समास बनता है। सम का अर्थ होता है संयोग और अस का अर्थ होता है होना। जहां पर संयोग होता है वहां समास कहलाता है। लेकिन दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल को समास कहते हैं और उससे जो शब्द बनता है उसे समासिक पद या समस्त पद कहा जाता है। तो बच्चों, शब्द क्या है? किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि उसे स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं, तो उसे शब्द कहा जाता है। जैसे कि सीता, सीता एक शब्द है, लेकिन अगर हम इसी सीता को अगर हम वाक्य में प्रयोग करें तो वो पद कहलाएगा। जैसे सीता घर जाती है, तो सीता यहाँ पर पद के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से बच्चों आप शब्द और पद के अंतर को समझ सकते हैं कि सीता जब शब्द के रूप में स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया जाता है तो वो शब्द कहलाता है, लेकिन जब सीता का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं तो सीता घर जाती है में सीता एक पद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, हम लोगों ने जाना कि समास की जो परिभाषा है वो क्या है कि दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के संयोग से या मेल से जो शब्द बनता है कहते हैं उसे समस्त पद या सामासिक पद कहा जाता है। तो जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो समास कहलाती है। और अब हम जानेंगे कि विग्रह क्या है। विग्रह क्या है? समास विग्रह। बच्चों, परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उसमें ये प्रश्न आते हैं कि समास विग्रह करें। तो समास विग्रह क्या है? जब हम समास को जो शब्द दिए गए हैं उस शब्द को जब हम अलग अलग करते हैं तो उसे कहते हैं समास विग्रह। जैसे बच्चों, रसोई घर, रसोई घर ये क्या है? ये एक सामासिक पद है। रसोई घर एक सामासिक पद है, समस्त पद है। लेकिन अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? रसोई के लिए घर। तो यहाँ पर हम रसोई घर जो है वो संक्षिप्त रूप में प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि समास विग्रह कीजिए तो इसे अलग अलग करके प्रस्तुत किया जाएगा कि रसोई के लिए घर, तो वो क्या कहलाएगा? रसोई घर। हम उसे विग्रह करेंगे रसोई के लिए घर। तो बच्चों, यहाँ पर जो रसोई घर है, तो रसोई घर में सबसे पहले हम ये जानेंगे, कुछ बातों को स्पष्ट करेंगे। बच्चों, कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिसको जानना आवश्यक है, जिसको बिना समझे हुए समास समझ में नहीं आ पाएगा आप लोगों को। समास को समझने से पहले इसे जानना जरूरी है। तो समस्त पद, तो जो पद बना उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे कि रसोई घर समस्त पद हो गया, तो समस्त पद में भी दो पद होते हैं। तो रसोई, रसोई जो है वो है पूर्व पद और घर जो है वो है उत्तर पद। तो रसोई घर, तो रसोई पूर्व पद और घर उत्तर पद। तो यहाँ पर दो पद हैं। तो पहले वाले शब्द को हम पूर्व पद कहते हैं और जो बाद वाले शब्द हैं उसे हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे एक अन्य उदाहरण देखते हैं, सुख प्राप्त। तो सुख जो है वो पूर्व पद है और प्राप्त जो है वो उत्तर पद है। तो इस प्रकार से जो समास हम पढ़ते हैं, जो समस्त पद होते हैं, तो समस्त पद में दो पद होते हैं और समस्त पूर्व पद होते हैं और उत्तर पद होते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक
पदों या शब्दों के मेल संयोग को क्या कहते हैं? समास कहते हैं, और उसे सामासिक पद या समस्त पद कहा जाता है। और उसे विग्रह करना, जब हम उसे अलग अलग करते हैं तो उसे क्या होता है? वो विग्रह कहलाता है, समास विग्रह कहा जाता है। और समस्त पद में कितने पद होते हैं? समस्त पद में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इस प्रकार से हमने कुछ बातों को यहाँ पर स्पष्ट किया है समास को पढ़ने से पहले, कि समास किसे कहते हैं। समास संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया है वो समास कहलाती है। समास में जो संक्षिप्त रूप में जो शब्द बनते हैं उसे समस्त पद या सामासिक पद कहा जाता है। उसमें 2 पद होते हैं, वो पूर्व पद और उत्तर पद। पहले वाले शब्द को पूर्व पद कहते हैं और बाद वाले शब्द को उत्तर पद कहते हैं। और जब हम उसे अलग अलग करने की जो प्रक्रिया करते हैं, जब हम उसे विग्रह करते हैं तो वो समास विग्रह कहलाता है। बच्चों, अब हम समास के प्रकार के ऊपर चर्चा करते हैं कि समास कितने प्रकार की होती है। तो मुख्य रूप से समास 6 प्रकार की होती है, जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर वैसे देखा जाए तो समास एक बहुत ही विस्तृत और बहुत ही विस्तार रूप में पढ़ने की चीज है, जो कि जितना ही आप अभ्यास करेंगे उतना ही वो स्पष्ट होता चला जाएगा। आप अपने व्याकरण की जो किताब है उसे उठाकर जरूर पढ़ें, और जितने भी उदाहरण उसमें दिए गए हैं सारे उदाहरणों को एक बार पढ़ें। क्योंकि बच्चों, यहाँ समास जब हम इसका विग्रह करते हैं और जब समास से प्रश्न पूछे जाते हैं तो किस रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि वो कौन सा समास है। कभी कभी एक ही समास अलग अलग समास के रूप में भी उदाहरण के रूप में आ जाते हैं। जैसे कि जो समास आपका द्विगु समास है वही आपका बहुव्रीहि समास भी बन सकता है। सिर्फ वो ये निर्भर करता है कि आप उसे किस प्रकार से विग्रह कर रहे हैं। विग्रह करने की प्रक्रिया जो है वही मुख्य प्रक्रिया होती है। समास को जानने से पहले कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि समास जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक को गहनतापूर्वक अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है, जिससे आप सरलतापूर्वक इसे हल कर सकते हैं। बच्चे कुछ समास को रट कर जाते हैं, लेकिन ये रटने की प्रक्रिया नहीं है, ये समझने की प्रक्रिया है। परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके ऊपर यह निर्भर करता है कि आप उसे किस प्रकार से विग्रह करेंगे। समास विग्रह की जो प्रक्रिया है यह अपने स्व विवेक और बुद्धि पर निर्भर करता है। तो बच्चों, एक ही समास को हम कई रूप में उसे विभक्त कर सकते हैं। इसके कई उदाहरण हैं। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण देखें, चतुर्भुज, तो चतुर्भुज 4 भुजाओं का समाहार भी चतुर्भुज कहलाता है। और चतुर्भुज हम 4 भुज हैं जिसके 4 भुजाएं हैं जिसके, वो कौन है? तो यहाँ पर विष्णु भगवान। तो यहाँ पर जो है बहुव्रीहि समास के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ यही दिया हुआ रहे कि चतुर्भुज का समास विग्रह करें, तो आप जिस प्रकार से उसे विग्रह करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर वाक्य में प्रयोग किया जाए और उस वाक्य में क्या संकेत परीक्षक देते हैं ये उस स्थिति और परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। इसीलिए अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए आप समास को विग्रह करेंगे कि आप उसे किस प्रकार से विग्रह करते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम जानते हैं कि समास के जो 6 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला अव्ययी भाव समास, उसके बाद दूसरा तत्पुरुष समास, उसके बाद तीसरा द्वंद्व समास, उसके बाद चौथा द्विगु समास, उसके बाद 5वां कर्मधारय समास, उसके बाद 6 नंबर में आपके बहुव्रीहि समास। तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे कि कौन सा समास और इसकी परिभाषा क्या है। हर समास की अलग अलग परिभाषा है और किस प्रकार से हम पहचान करेंगे कि कौन सा समास है। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हम समास के जो पहला जो प्रकार है, समास के सबसे प्रथम जो मैंने यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया है, अव्ययी भाव समास। बच्चों, हम लोग जानते हैं अव्ययी भाव समास।
हमने अव्यय पढ़ा है हिंदी व्याकरण से। अव्यय, अव्यय या अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिस पर क्रिया, विशेषण, लिंग, कारक इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम कहते हैं अव्यय। अव्यय या अविकारी शब्द। तो जो अव्ययी भाव समास होते हैं उसकी परिभाषा क्या है? पद में जब किसी भी समस्त पद में पूर्व पद प्रधान हो और पूर्व पद अव्यय हो और प्रधान हो तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। आप लोगों ने अव्यय को अच्छी तरह से पढ़ा है और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर वो वीडियो देख लें जहां अव्यय की परिभाषा बताई गई है कि अव्यय क्या है। अव्यय, अव्यय मतलब कि जिसे खर्च नहीं किया जा सकता, जो अव्ययी होते हैं जिसे कि खर्च नहीं किया जा सकता। अव्यय अर्थात जो खर्च नहीं किया जा सकता है, अर्थात जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, जैसे तथा, पर, और, लेकिन, धीरे धीरे इत्यादि कुछ इसके उदाहरण हैं। तो जैसे हम अव्ययी भाव समास का उदाहरण देखते हैं, यथा शक्ति। तो यथा एक अव्यय है, तो इस शक्ति के पहले जो शब्द का प्रयोग किया गया है यथा एक अव्यय शब्द है, इसीलिए यहाँ पर बच्चों ये क्या होगा? ये अव्ययी भाव समास होगा। अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे? शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। जैसे तो शक्ति में यथा जो है उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो ये अव्यय है, यथा एक अव्यय शब्द है, इसीलिए यहाँ पर ये कहलाएगा अव्ययी भाव समास। यथा शक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। आजन्म, जैसे बच्चों आजन्म तो जन्म भर, तो यहाँ पर जो है आ जो है आ अव्यय है, इसीलिए ये अव्ययी भाव समास है। जैसे यथा संभव, तो यथा जो है वो अव्यय है जो कि संभव के पहले जुड़ा हुआ है, यथा अव्यय है। जैसा संभव हो, तो यथा जो है वो अव्यय है, इसीलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। तो बच्चों जहां पर भी आप कुछ ऐसे शब्द देखें जो कि अव्यय है और वो किसी भी जो पद है उसके पहले लगा हुआ है, तो आप ये समझिएगा कि वहां पर अव्ययी भाव समास है। जैसे जो उदाहरण मैंने प्रस्तुत किए हैं, आशा है कि उससे आप अव्ययी भाव को समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं हुई होगी, क्योंकि अव्यय को आप पहले पढ़ चुके हैं।